मोदी की। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने भारतीय बलों की वीरता पर कभी भरोसा नहीं किया। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग के 100 वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम का राजनीतिकरण किया। कार्यक्रम के लिए उपराष्ट्रपति जलियांवाला बाग में मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री वहां नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कहा कि बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले 3 गुना सीट मिलेंगी। पहले चरण के चुनावों का रंग जम्मू कश्मीर में खूब देखने को मिला। वोटरों में भी खासा उत्साह नजर आया, लेकिन अब दूसरे चरण के चुनावों के लिए घाटी में सियासत तेज हो चली है। रविवार को पीएम मोदी ने दूसरे चरण के मतदान के लिए कठुआ में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के वंशवाद की आलोचना भी की। एक बात साफ करना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर का कोई वंशवादी अपनी वसीयत में लिखवा कर नहीं लाया है। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। भाइयों बहनों, बाबा साहब आम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता 1935-40 के दरमियान यहां पंजाब में उनका भाषण हुआ था। बाद में एक भाषण उनका पुणे में हुआ था और उन्होंने साफ कहा था कि वंशवाद जो है ना, वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था। बाबा साहब आम्बेडकर की सच्ची श्रद्धांजलि, बाबा साहब आम्बेडकर की आज जन्म जयंती है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि का मतलब होता है वंशवाद के खिलाफ वोट डालना। पीएम मोदी ने रैली के मंच से कश्मीर के दोनों प्रमुख दलों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को जमकर निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने जम्मू कश्मीर की 3 पीढ़ियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है और इनके हटने के बाद ही जम्मू कश्मीर की किस्मत चमक सकती है। उसने जो पाप किया है स्वतंत्रता के समय की, उसने जो गलतियां की है, वो भारत आज तक भुगत रहा है। अब वो सत्ता से बाहर है तो वापसी के लिए सारी हदें तोड़ती जा रही है। आप जानते हैं कांग्रेस देश भर में वोट किन किन मुद्दों पर मांग रही है। कांग्रेस कह रही है ये गंभीर बात है और आप जाग जाइए, कांग्रेस से सुधरने की कोई आशा मत कीजिए। आजादी के पहले की कांग्रेस अलग थी और गांधी जी के विदाई के बाद वाली कांग्रेस अलग थी। कभी महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाकर एक ही मंच साझा करने वाले पीएम मोदी ने उन पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा वो चाहे अपना पूरा कुनबा मैदान में उतार ले, जितनी मर्जी गाली दें, लेकिन वे देश को नहीं तोड़ पाएंगे। उन्होंने कहा अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार अपने पूरे कुनबे को मैदान में उतार दे, चाचा, मामा, भाई, भतीजा, भांजा, साला सबको उतार दे और जितनी मर्जी गालियां मोदी को देनी है दे दो, लेकिन इस देश के टुकड़े नहीं कर पाओगे। इन्होंने नोच लिया है, निचोड़ लिया है। जम्मू कश्मीर का उज्जवल भविष्य, ये दोनों परिवारों की विदाई होनी चाहिए दोस्तों। और इन दोनों परिवारों को मैं कहता हूं, तुम्हारे पूरे कुनबे को मैदान में उतार दो। चाचा, मामा, भाई, भतीजा, भांजा, साला, जितनी गालियां मोदी को देनी है दे दो, लेकिन इस देश के टुकड़े नहीं कर पाओगे।
ये किसी से नहीं छुपा है कि घाटी में कभी भाजपा और पीडीपी एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन आज आलम यह है कि दोनों एक दूसरे को मंच से कश्मीर के हालात के लिए आरोपी बनाते हैं। पीएम मोदी ने अगर मंच से महबूबा मुफ्ती पर वार किया तो उसका पलटवार करते हुए महबूबा ने भी ट्वीट किया। महबूबा ने ट्वीट करते हुए लिखा, चुनाव से पहले तो परिवारवाद का मुद्दा उठाते हैं और बाद में उसी पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए आप नुमाइंदे को भेजते हैं। बहरहाल पहले चरण के चुनावों में तो मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला, लेकिन अब देखना होगा कि क्या दूसरे चरण में भी मतदाताओं में उतना उत्साह नजर आता है। कभी एक साथ एक ही मंच साझा करने वाले पीडीपी और बीजेपी आज एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, एक दूसरे को मंच से खरी खोटी सुना रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे घाटी के लोगों को लुभा पाते हैं। नेशनल डेस्क टोटल न्यूज। तो कांग्रेस और राहुल गांधी का भविष्य 2019 के दंगल के नतीजे ही बताएंगे कि क्या होगा, कांग्रेस का भविष्य कैसा होगा, राहुल गांधी का भविष्य। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये खड़ा होता है कि 2019 के दंगल में जुटी हुई कांग्रेस की स्थिति क्या बनी हुई है। चौकीदार जी ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए। 70 साल तक लाल बत्ती की रौब को बढ़ते देखा, गरीब के घर बत्ती जले, इसकी चिंता पहले किसी ने नहीं की। आरोप प्रत्यारोप का पारा तेजी से बढ़ता जा रहा है। मतदाता किसे ताज पहनाएंगे, ये दिल्ली के राजनीतिक गलियारों की धड़कन बढ़ा रहा है। रोज रंग बदलती राजनीति में पूरा देश दिलचस्पी ले रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी की लोकसभा चुनाव में पहली परीक्षा है। जिस वक्त राहुल गांधी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी हुई थी, उस वक्त तक कांग्रेस करीब 2 दर्जन हार का सामना कर चुकी थी। अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी को मजबूत करने, खुद को बदलने और विपक्ष पर आक्रामक रुख अख्तियार कर राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की कोशिश की। बहन प्रियंका को पार्टी में मौका देकर और पूर्वांचल की जिम्मेदारी देकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद राहुल गांधी ने सहयोगी दलों के साथ गठबंधन में जोरदार मोलभाव दिखाया। यूपी, दिल्ली, बंगाल जैसे राज्यों में कांग्रेस ने सहयोगी दलों के सामने झुकने के बजाय अकेले चलना मुनासिब समझा। बिहार और महाराष्ट्र में भी सम्मानपूर्वक गठबंधन करके ये जता दिया कि कांग्रेस दबाव में नहीं है। कई बार राहुल गांधी ने पब्लिक के बीच पीएम पद पर अपनी दावेदारी भी स्पष्ट कर दी। कांग्रेस की कोशिश है कि वह अधिक से अधिक सीटें लाकर अपने नेतृत्व में सरकार बनाए। यदि कांग्रेस के पास सम्मानजनक सीटें आती हैं, तो सहयोगी दलों के बीच राहुल का कद बढ़ेगा, पीएम पद पर दावेदारी मजबूत होगी, यूपीए के सहयोगी दलों में राहुल के नेतृत्व की स्वीकार्यता बढ़ेगी। यदि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें घटती हैं, तो सहयोगी दल पीएम पद पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। जैसे ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले ही कहा कि अगली सरकार टीएमसी के नेतृत्व में केंद्र में बनेगी। कांग्रेस की सीटों की संख्या सिमटती है, तो फिर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए सहयोगी दलों को अपना समर्थन देकर केंद्र में सरकार बनवाना कांग्रेस की मजबूरी हो जाएगी। कांग्रेस की स्थिति करो या मरो की है। राहुल गांधी, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया और मिलिंद देवड़ा सहित अन्य कई युवा नेताओं के साथ टीम बनाकर काम कर रहे हैं। पार्टी के कई पुराने चेहरों को सक्रिय भागीदारी से दूर रखा गया है। यदि इस चुनाव में सफलता मिलती है, तो बुजुर्गों की विदाई होगी और राहुल गांधी की नई टीम मजबूत होकर पार्टी के भीतर उभरेगी। यदि कांग्रेस अपेक्षाकृत सफलता हासिल नहीं कर पाती है, तो पार्टी के भीतर ही नेतृत्व पर एक बार फिर सवाल उठना शुरू हो जाएगा। पार्टी में भगदड़ की स्थिति हो जाएगी, नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठने लगेगी। प्रियंका गांधी के आने से इस मांग को और बल मिलेगा और प्रियंका का कद पार्टी में बढ़ाने की मांग जोर पकड़ने लगेगी। राहुल गांधी हर प्लेटफॉर्म का उपयोग मोदी सरकार पर हमले के लिए कर रहे हैं। खासकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस तेजी से सक्रिय हुई है। राहुल गांधी लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। राहुल लगातार राफेल, किसानों के हक और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते रहे हैं। इस बार घोषणा पत्र में न्याय के जरिए किसान और युवा दोनों को समाधान बताने की कोशिश की गई है। यदि 2019 का ये समर राहुल गांधी नहीं जीत पाते हैं, तो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी जिस प्रकार से लगभग हर चुनाव में पीएम मोदी को चुनावी चेहरा बनाती रही है, ऐसे में एक बार फिर से मोदी लहर को नकार पाना विपक्ष के लिए मुश्किल होगा। चुनावी बिसात पर किसकी चाल किस पर भारी पड़ेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।
और अब बात ईवीएम की। ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। विपक्षी दलों ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का मन बना लिया है। विपक्षी दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वोटिंग के दौरान ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। अभी लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की ही वोटिंग हुई है, लेकिन विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 21 राजनीतिक दल 50% मतदान पर्चियों का मिलान ईवीएम से कराए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ईवीएम में गड़बड़ी के मुद्दे पर देशव्यापी अभियान चलाएंगे। ये दोहराकर कि हम विनम्रता से निवेदन करने वाले हैं, राजनीतिक रूप से पूरे देश में अभियान चला के कानूनी रूप से उच्चतम न्यायालय में 21 पार्टियां इस देश की 70% जनसंख्या को रिप्रेजेंट जो करती हैं कि न्यूनतम यहां पर 50% के लगभग ऑटोमेटिक सैंपल चेक होना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना हमारी गणतंत्र पे एक बहुत गंभीर और गहरा प्रश्न चिन्ह उठता है। In Telangana, by using IP, they have removed nearly 25 lakh voters. In Telangana, total number of votes polled and total number of votes counted, there is a variation. Counted is more than polled. How can you justify? Everywhere there are problems. EVMs in the initial stage 20 to 30% not functioning. They took nearly 2 to 6 hours. Ultimately, final EVM started functioning 1 p.m. They closed before 6 p.m. How it is justifiable? विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, ईवीएम में गड़बड़ी के मुद्दे के निपटान के लिए चुनाव आयोग ने पूरी कोशिश नहीं की है। अगर एक्स पार्टी के आगे का बटन दबाया जाता है तो वाई पार्टी को वोट जाता है। वीवीपैट केवल 7 सेकंड की बजाय 3 सेकंड के लिए प्रदर्शित होता है। Credibility. Today, Election Commission has lost its credibility and confidence and trust of the voters. Our demand is very clear. 23 political parties, not 1 or 2 political parties. We are all one. Ultimately, in the beginning, we said we want to go for paper ballot. But due to lack of time, we have changed our stand. We are asking VVPAT counting at least 50%. We are raising doubts about VVPAT and also on EVM for the last so many days, so many years. Originally, there is no VVPAT. All of us struggled. Finally, they accepted. Just now, Singhvi ji has rightly mentioned. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में 21 विपक्षी दल एक बार फिर 50% ईवीएम वीवीपैट मिलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। रविवार को विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर बैठक की। चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि 21 विपक्षी दलों की मांग है कि 50% ईवीएम वीवीपैट का मिलान किया जाए। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में अभियान चलाएगा। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं चाहती कि वीवीपैट काउंट होना चाहिए 50% तक? उसका कोई मतलब होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। आज के दिन क्या हो रहा है, 20-25% मशीनें काम ही नहीं करती। लोग सुबह 4 बजे तक वोटिंग करते हैं। लाइनें खड़ी, आपको मालूम है कि 5 बजे तक वोटिंग खत्म होनी चाहिए, और अगर एक 4 बजे तक, 12 बजे तक, 11 बजे तक वोट करते हैं तो इसका निश्चित रूप से मशीन काम नहीं कर रही। बटन एक जगह दबाओ तो वोट कहीं और जाता है। बिजनौर में हुआ। तो अगर इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग इसको नजरअंदाज करेगा तो फिर हमें कुछ और रास्ते अपनाने पड़ेंगे।
पिछले 5 साल में एक मशीन अगर पूरे देश में कहीं ऐसी खराब हुई हो जिसमें कोई भी बटन दबाओ तो बीजेपी के अलावा किसी को और को वोट पड़ाओ। जहां मशीन जो भी खराब होती है उसको हमेशा वोट बीजेपी पे ही पड़ता है, खराब मशीनों पे। ऐसा क्यों है? ये कोई मशीन का जो खराब होना है वो भी प्रोग्राम्ड तो नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ईवीएम और वीवीपैट के मिलान का दायरा बढ़ाने के लिए कहा था। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया था कि लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभाओं के 5 बूथों पर ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाए। इससे पहले हर विधानसभा के एक पोलिंग बूथ पर ही पर्चियों का मिलान होता था। चुनावी समर में विपक्ष ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर एकजुट है और सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का मन भी बना चुका है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। वहीं कभी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाने वाले नरेश अग्रवाल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही तेवर बदल गए हैं। नरेश अग्रवाल और अखिलेश के बीच की कड़वाहट किस कदर बढ़ गई है, इसका अंदाजा आप इन्हीं बातों से लगा सकते हैं कि नरेश अग्रवाल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बंदर तक कहने से नहीं हिचकिचाए। बानरों की तरह घूमेगा। कभी सपा अध्यक्ष की छांव में पार्टी के नेता रहे नरेश अग्रवाल बीजेपी का दामन थामने के बाद अब सपा अध्यक्ष के खिलाफ भी विवादित बयान दे रहे हैं। सही ही कहा जाता है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। नरेश अग्रवाल और अखिलेश के बीच कड़वाहट किस कदर बढ़ गई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नरेश अग्रवाल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बंदर कहने में भी नहीं हिचकिचाए। अखिलेश चौराहे पर बानरों की तरह घूमेगा। यूपी के हरदोई में चुनाव प्रचार के दौरान नरेश अग्रवाल सपा बसपा गठबंधन पर जमकर बरसे। अपने बयान को सही ठहराते हुए नरेश अग्रवाल ने कहा, 23 मई को मतगणना होगी और 24 को मायावती कहेंगी कि मैं गठबंधन तोड़ती हूँ। मुसलमान और अहीर ने हमको धोखा दिया है। इसके बाद अखिलेश चौराहे पर वानरों की तरह घूमेंगी, चौराहे पर दौड़ते दिखाई देंगे। 23 को काउंटिंग होगी और 24 तारीख को मायावती कहेगी मैं गठबंधन तोड़ती हूँ, ये मुसलमान और अहीर ने हमको धोखा दिया, इस बारे मैं गठबंधन तोड़ रही हूँ। और अखिलेश चौराहे पर बानरों की तरह घूमेगा, चौराहे पर तुमको दौड़ता दिखाई देगा। इस दौरान बाप बेटे अखिलेश मुलायम पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता बोले कि आज बेटे ने बाप का कद इतना बड़ा कर दिया कि बाप को खुद चुनाव जीतने के लिए मायावती की जरूरत पड़ गई। एक जमाने में काशीराम को चुनाव जीतने के लिए मुलायम सिंह की जरूरत पड़ी थी। आज बेटे ने बाप का कद कितना बड़ा कर दिया कि बाप को खुद चुनाव जीतने के लिए मायावती की जरूरत पड़ती है। एक जमाने में काशीराम को चुनाव जीतने के लिए मुलायम सिंह की जरूरत पड़ी थी, अब तक मैनपुरी से काशीराम जी जीते थे। अखिलेश ने, मैं तो कहूँगा जैसे मुगल परिवार का आखिरी बादशाह था जफर शाह रंगीला, वैसे यादव परिवार का आखिरी बादशाह है अखिलेश यादव। पुराने दिनों के दर्द को बयां करते हुए नरेश बोले, मेरा टिकट सिर्फ इसलिए काट दिया गया था क्योंकि एक फिल्म की अभिनेत्री उनको बहुत अच्छी लगती है। बता दें कि सपा ने नरेश अग्रवाल का टिकट काटकर जया बच्चन को राज्यसभा का टिकट दिया था। नरेश का टिकट किस लिए काट दिया? एक फिल्म की अभिनेत्री उनको बहुत अच्छी लगती है, इस बार उनका नरेश का टिकट काट दो, फिल्म की अभिनेत्री रहेगा, हमारा इस उम्र में टिकट काट देगा। नरेश अग्रवाल ने कहा कि मुंगेरी लाल के सपने देखने वाले ये लोग, चाहे ममता हो, मायावती हो, अखिलेश हो, मुलायम हो या फिर शरद यादव, इनके नेतृत्व में 5 साल सरकार चल ही नहीं सकती है। तो मुंगेरी लाल के सपने देखने वाले ये लोग, चाहे ममता हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मुलायम हो, चाहे शरद यादव हो, इनके नेतृत्व में 5 साल सरकार नहीं चल सकती है। तुम 5 साल की सरकार चाहते हो कि 6 महीने की सरकार चाहते हो? ये राष्ट्रवाद बनाम अलगाववाद का चुनाव है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी समय अखिलेश और मुलायम सिंह के बेहद करीबी माने जाने वाले
नरेश अग्रवाल बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही विरोधी पार्टी के नेताओं पर लगातार निशाना साध रहे हैं। हाल ही में नरेश अग्रवाल ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा था कि मुलायम सिंह देश के नेता थे, लेकिन उनके बेटे अखिलेश ने उन्हें सबसे नीचे पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। जो अपने पिता का नहीं हुआ, वे जनता का क्या होगा? बहरहाल कौन किसका और कितना सगा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो पहले मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के सगे होने का दंभ भरते थे, वही अब वे लोग उन पर नए सगों के लिए तीर छोड़ रहे हैं। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज।